So in today's class, we'll do Bayes theorem from NCERT book. And the first question is sum number 4. Clear? Now in the last class, I had explained you that in Bayes theorem, you'll have several events. ठीक है, वो जो बहुत सारा events है, वो किस तरह का events होता है बताओ एक बार? It is mutually exclusive and exhaustive, right? These are those type of events which cannot occur at the same time. Clear or not? मतलब एक साथ में वो सारे इवेंट्स एक साथ में अकर नहीं करेगा. सो क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सो रीड क्वेश्चन नंबर 4 एंड फाइंड आउट कि ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है यहाँ पे. ना यहाँ पे तुम लोग को पूरे क्वेश्चन को रीड करके आइडेंटिफाई करना होगा कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है और कॉमन इवेंट क्या है जो दोनों या तीनों के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कम से कम 2 होना चाहिए, मतलब मिनिमम 2. एक को नहीं बोल सकते हम लोग. ठीक है, तो एक क्वेश्चन को रीड करके देखना एक बार. इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और ही गेसेस. मतलब जैसे कि तुम्हारे केस में कुछ और होता है कि तुम या तो तुमको आंसर पता होता है, पढ़ के आते हो तो पता होता है लिखते हो, या तुम गैस करके लिखते हो, या तुम चीट करके लिखते हो. और चीटिंग करने का भी तुम्हारे पास और बहुत सारा तरकीब भी है. यू गॉट डिफरेंट वेज, बट एक्चुअली वी आर नॉट डिस्कसिंग द थर्ड ऑप्शन. ठीक है ना. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है हमारे को 2 ऑप्शंस के बारे में ही डिस्कस किया गया है. एक कि स्टूडेंट जब आंसर लिखेगा तो उसको पता है तो लिखेगा, और दूसरा वो आंसर लिखेगा कब, जब वो गैस करके लिख रहा है. मतलब गैस करके लिख रहा है या उसको पता है तो लिखेगा. आंसर करेक्ट होगा वो अलग बात है, आंसर इनकरेक्ट होगा वो अलग बात है. लेकिन यहां पे एक बात बताओ, यहां पे वो दोनों आंसर लिखेगा, आता है तो आंसर गैस करके लिखेगा, इसके बाद का जो रिजल्ट है उसको किसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं बताओ तो. मतलब यहां पे किसके साथ कर सकते हैं हम बताओ तो. व्हाट इज दैट कॉमन इवेंट, कैन यू टेल मी. नाउ रीड द क्वेश्चन फर्दर. नाउ assuming that student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly. देखो तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं कि तुम चीट करके लिखा आंसर राइट हो गया, तुमको आता है तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो गया, तुम गेस किया तुम्हारा आंसर राइट हो गया, ऐसा होता है कि नहीं. लेकिन यहां पे जिस 2 ऑप्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज यू नो द आंसर और यू हैव गेस्ड इट. ओके, ये 2 ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं. वो दोनों के बाद जो है हम किसके साथ इसको एसोसिएट कर रहे हैं, दैट योर आंसर इज करेक्ट ओनली. करेक्ट. इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्वेश्चन को पढ़ के देखो. हम लोग यहाँ पे जो कॉमन इवेंट जिसका बात कर रहे हैं वो क्या बताओ तो, दैट योर आंसर इज करेक्ट. देखो लास्ट में रीड करके देखो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन. जब तुमको पता है कि उसने जो आंसर लिखा था वो आंसर क्या था, करेक्ट था. लिखा था 2 तरीके से लिख सकते हो तुम. लिखने जो लिखा था तुमने, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, उससे पहले तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे. तुमको पता था तो तुमने लिखा था और आंसर करेक्ट है, तुमको नहीं पता था और तुमने गेस किया था तो आंसर करेक्ट है. मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा इवेंट जो है कॉमन इवेंट है बताओ तो. व्हाट इज दैट कॉमन इवेंट. Getting answer correct. Answer is correct is the common event which can be associated with one when you know the answer and your answer is correct. Know the answer, answer is correct. When you guessed it and your answer is correct. Means यहाँ पे हम लोग not correct के बारे में नहीं इंटरेस्टेड है. हम लोग यहाँ पे किसके बारे में इंटरेस्टेड है कि हमारा आंसर करेक्ट है. अगर उससे पहले ये 2 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन हुआ होगा तो क्या तुमने दोनों कर सकते हो क्या. तुम दोनों थोड़ी ना करोगे, गैस भी करोगे आता है तो भी करोगे. क्या सिचुएशन है, तुम चीटिंग भी करोगे, तुम गैस भी करोगे, तुम हो सकता है कभी भी. तो यार तुमको समझ में आ रहा नहीं ये बात कि जो इवेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो किस तरह का इवेंट्स है. बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे. सो दिस इज सम नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.3. लेट इवन बी द इवेंट दैट इज स्टूडेंट. आई थिंक स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, अच्छा कुछ ऐसी बस है. ठीक है, नोज द आंसर. ठीक है, ई टू बी द इवेंट गेसेस. ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन. तो एक बात बताओ, probability that you know the answer. What is the probability that you know the answer? 3/4. It's given there. Okay.
अगर मान लो तुम आंसर या तो गेस करके लिखता है या फिर तुम आंसर पता है तो लिखता है, तो अगर मान लो तुमको पता है कि यू नो द आंसर, का प्रोबेबिलिटी अगर 3/4 है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेस? तो याद रखना, अगर वो वैल्यू नहीं भी दिया रहता, अगर वो वैल्यू नहीं भी दिया रहता 1/4, तो भी तुमको इस बात को अज्यूम करना होता है कि प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव गेस्ड द आंसर इज 1/4। मान लो इस क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता that the probability that a student will guess the answer is 1/4, तो तुमको ये बात मानना पड़ेगा कि नहीं कि आंसर 1/4 ही होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि E1 and E2 are what kind of events? Mutually exclusive as well as exhaustive। मतलब इन सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा दोनों का सम। ऑलराइट, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक कॉमन इवेंट को लेट ले लेंगे, इवेंट दैट द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये हो गया कॉमन इवेंट। कॉमन इवेंट क्या हो गया बताओ तो? दैट द आंसर इज करेक्ट। अब करेक्ट तो तुम्हारा बहुत तरीके से हो रहा है ना, करेक्ट तुम्हारा इस ऐसा भी सिचुएशन में हो रहा है जब तुमको पता था तो, और करेक्ट तुम्हारा इसी सिचुएशन में भी हो रहा है जो तुमने गेस भी किया था तो। सो प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट, अगर तुमको वो बात, वो आंसर पता था और करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट, अगर तुमने उसको गैस किया था। अब मुझे बताओ तुम लोग इन दोनों में से किसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू दिया हुआ है, रीड करके बताओ। सेकंड वाला का क्या प्रोबेबिलिटी वैल्यू? 1/4 दिया हुआ है कि नहीं? देखो एक बार रीड करके। अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर, मतलब क्वेश्चन को रीड किया और गेस किया आंसर, और उसका आंसर करेक्ट है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? करेक्ट है, उसने गेस किया था, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। इसके बारे में मेंशन कहीं नहीं किया हुआ है, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे जैसे कि इस तरह का सिचुएशन कि तुम्हारा आंसर करेक्ट था, मतलब सॉरी तुमने गेस किया था और तुम्हारा आंसर करेक्ट है, मतलब ये दोनों क्या बताओ तो, कैसा कैसा इवेंट है? मतलब श्योर इवेंट है कि नहीं? मतलब मेरे को, अब तुम बोलोगे सर मेरा आंसर तो मुझे पता भी रहता है एग्जाम में, और जब मैं लिखता हूँ तो सर टीचर रॉन्ग दे देते, मतलब तुम यूजुअली ये बोलते हैं ना, बट तुम अपने ऊपर मत लेना ये चीज, ठीक है ना? ये अपने ऊपर मत लेना ये चीजों को कि तुम क्या करते हो, ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब है कि तुम चीट करके आंसर लिखते हो, गैस करके आंसर लिखते हो, या तुमको आता है तो आंसर लिखते हो। तुम ये वो आइडल सिचुएशन के बारे में बात करो, ये वो आइडल स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो आंसर या तो पता है तो लिखता है और करेक्ट है, और जब उसको नहीं पता है तो गैस करके लिखता है और तब करेक्ट है, मतलब उसके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। सो डोंट, आई मीन ट्राई टू थिंक कि तुम क्या करते हो एग्जाम में। तुम ऐसे मत सोचना कि हम तो एग्जाम में आता है, लिखते हैं और आंसर रॉन्ग हो जाता है, हम बोलते हैं सर को 100 आ जाएगा एग्जाम के पहले, है कि नहीं? एग्जिट पोल मतलब पहले, है कि नहीं? लेकिन बट आने के बाद रिजल्ट देखते कि ये तो कम आ गया मेरा, है कि नहीं? ऐसा होता नहीं तुम लोग के साथ? बट ये जो है एकदम बहुत ही हम लोग आइडल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब उसका आंसर करेक्ट था, करेक्ट है प्रोबेबिलिटी, और उसको पता था, मतलब ये क्या है बताओ तो? श्योर इवेंट है, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। समझ में आया बात सबको को? ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको को? प्रोबेबिलिटी की उसका आंसर करेक्ट है, अगर पता है, उसको पता था, मतलब ये वो सिचुएशन है कि मतलब जब जब उसको आंसर पता होगा तो उसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? यस। मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी का आंसर यस में दिया जाता है या नो में दिया जाता है, मतलब उस केस में प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होता है? जैसे सनराइज इन द ईस्ट 1, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना निकालेंगे। सनराइज इन द वेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, नो मतलब 0। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट इफ वी नो दैट उस आदमी को, उस स्टूडेंट को आंसर पता था, मतलब ये श्योर इवेंट है और इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। सबको को ये बात समझ में आया? सबको को इज दिस क्लियर? मतलब यहाँ पे ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया हुआ है। सो हम लोग क्या चीज को अज्यूम करेंगे कि वो स्टूडेंट को जब जब आंसर पता होता है तो उसका आंसर करेक्ट होगा, मतलब इसका संभावना क्या है? 1, ठीक है? अब देखो, अब इसके बाद का मुझे पार्ट नहीं लगता, समझाना पड़ेगा। therefore required probability equals to what? Required probability equals to probability, देखो अब सुनना एक बार, what is the probability that the student knows the answer, student knows the answer, sorry just wait, given that the answer is, just wait, मैंने गलत लिख दिया। find the probability that student knows the answer, मतलब हम लोग को probability even का निकालना, given उसका आंसर करेक्ट है, ठीक है? मतलब मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना। डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज आ जाएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू E/E2
और न्यूमरेटर में क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E/E1 आ जाएगा। ठीक है, अब बस यहाँ पे सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एंड यू फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर। आंसर वाला पार्ट कैलकुलेशन तुम लोग बाद में करना। ये कॉपी करने के बाद सम नंबर 5 रीड करो एक बार। इवेंट्स लेंगे हम लोग। See, I want everyone to pay attention here. See, you have to read the last line. Listen here. How to identify? एक बार ना सबको ध्यान से सुनना. How to identify कि यहाँ पे जो mutually exclusive and exhaustive events है वो क्या क्या है? जैसे कि सम नंबर 4 के लास्ट में रीड करो. What is the probability that student knows the answer? Now knows the answer के कंपैरिजन में, मतलब सॉरी, knows the answer के रेस्पेक्ट में और क्या क्या केसेस वहां पे है? Guesses. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो गया? knows the answer and guesses the answer. ठीक है, अब जैसे मान लो सम नंबर ठीक है, अब सम नंबर 5 रीड करो एक बार. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज? हैज द डिजीज, क्लियर और नॉट? मतलब यहाँ पे डिजीज होना और ना होना, ये दो मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है. समझ में? डिजीज होना और ना होना ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तुम लोग को ये बात लग रहा होगा कि तुम लोग भी तो यही बात बोला. तुम लोग ये नहीं बोला. एक्चुअली तुम लोग ने क्या बोला पता है? तुम लोग ने कहा कि रिजल्ट इज पॉजिटिव. नाउ यू से दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस. ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस, राइट? तुमने डायग्नोसिस के बेसिस पे तुम बोल रहे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है. हमको उससे इंटरेस्टेड नहीं. एक्चुअली क्या है, देखो सिचुएशन कि जब भी एज ज्यादा होता है तो हम लोग कुछ जो बीमारी होता है, जैसे कि डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारी है, ठीक है, हाइपरटेंशन, इसका हम लोग क्या करते हैं? रूटीन चेकअप कराते हैं कि नहीं? रूटीन चेकअप में ये पता चलता है कि तुमको बीमारी नहीं, तुमको ऐसा लगा था कि नहीं है, बट तुमको वो बीमारी है. कैसे पता चला? डायग्नोसिस के बाद. उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि तुमको बीमारी नहीं होता है और फिर भी डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि वो बीमारी है, राइट? क्या होता है, कभी कभी तुमको वो डिजीज नहीं है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है. पॉजिटिव मतलब समझते हो ना क्या होता है? मतलब जिस डिजीज के लिए तुम टेस्ट के लिए जा रहे हो वो टेस्ट क्या है? पॉजिटिव. मतलब तुमको वो बीमारी है. जिस डिजीज के लिए तुमने डायग्नोसिस कराया, तुमको वो बीमारी नहीं है और डिजीज पे तुम टेस्ट कराने गया और तुम्हारा वो डिजीज क्या रिजल्ट? नेगेटिव आया टेस्ट का रिजल्ट. मतलब तुमको अभी भी वो पता है कि बीमारी है, मतलब पता नहीं, तुमको लग रहा है कुछ सिम्टम्स है, लेकिन टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट क्या बता रहा है? कि रिजल्ट इज नेगेटिव. तो यहाँ पे एंटायर पॉपुलेशन में कुछ लोगों को डिजीज है एक्चुअली. ये कैसे पता चला? पास्ट डेटा से पता चला कि इस एरिया, जैसे होता है ना ओबेसिटी, एक डिजीज एक बीमारी होता है कि नहीं? क्या होता है? लाइफस्टाइल डिजीज होता है ये. तो जिसमें हम लोगों को पता है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया, जो रीजन है, ये जो कंट्री है, उसमें क्या है कि ज्यादा लोगों को ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम है कि नहीं? लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के कारण ये बीमारी होता है. ज्यादा तुमको डायबिटीज है, मतलब हमको पता है कि उस एरिया में लोगों को, अगर हम 100 लोगों को चूज करेंगे तो 10 लोगों को ये बीमारी होगा. इसका संभावना क्या है? 10 लोगों को होगा, मतलब 10/100 है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी की अगर हम कोई भी पॉपुलेशन में एक लोगों को चूज करेंगे तो उसको वो बीमारी होगा, मतलब क्या है? 10/100. नहीं होगा मतलब क्या? 90/100. तो वैसे एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर विलेज का या शायद एरिया का हम लोग को यहाँ पे एक स्टैट दिया हुआ है. वो स्टैट्स क्या बोल रहे हैं देखो, रीड करो. लैबोरेटरी टेस्ट ऐसे भूल जाओ, वो एरिया में क्या है वो उसके ऊपर हम लोग एक बार ध्यान देते हैं. सी, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, मतलब उस पूरा एरिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन को डिजीज है बताओ तो? मतलब वहां पे उस एरिया से अगर रैंडमली कोई भी आदमी को पिक कर ले और मुझे प्रोबेबिलिटी के भाषा में बोलना होगा कि उसको ये बीमारी होगा, जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.1%. क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको बीमारी नहीं होगा? 0.9%. ऑलराइट एवरीवन. तो यहाँ पे वैसे हम क्या करेंगे देखना एक बार. और उस एरिया में सब कोई जाता है टेस्ट कराने के लिए, मतलब एक रूटीन चेकअप के लिए. मतलब वो ये वाला जो डिजीज जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं वो बहुत ही उस एरिया में कॉमन डिजीज है, तो हर कोई मान लो रूटीन चेकअप के लिए जा रहा है. ठीक है, अब रूटीन चेकअप के बाद क्या आया वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि उस एरिया में, टाउन में जितने भी लोग हैं उसमें से अगर हम किसी भी एक रैंडम लोगों को चूज करेंगे तो उसको वो बीमारी होगा, उसका क्या संभावना है? नहीं होगा, उसका क्या संभावना है? लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट इवेंट. तो यार क्या करेंगे देखना है. सो लेट इवन बी द इवेंट कि उसको डिजीज है, E2 भी द इवेंट कि उसको डिजीज नहीं है. समझ जाना तुम. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उस टाउन में अगर हम किसी भी आदमी को चूज करें, रैंडमली पिक करें, तो उसको वो डिजीज है.
ठीक है, बताओ 0.1%। 0.1% का मतलब क्या होता है? इट्स 0.1 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1000। क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको डिजीज नहीं है? 0.9%। प्लीज मेक So 99.9%. 0.1%। नहीं, प्रोबेबिलिटी 0.1%। मतलब क्या होगा? मतलब यहाँ पे तुम्हारा, आई एम सॉरी Sir, if we want to add both and get 1. हाँ, या 0.9, 0.1 is 1. But sir, if we put percentage, then it's 99.9%. अच्छा, ये आंसर परसेंटेज में दिया हुआ है ना, देखो मैंने वही लिखा है, ध्यान एक से 0.1%। सीधा हम लोग बोल देते ना यहाँ पे, सीधा 999 डिवाइडेड बाय 1000। दिस विल बी द बेटर ऑप्शन, राइट? इसको सीधा हम ले लेते हैं कि 999 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की उस पॉपुलेशन में से, अरे एक लोगों को चूज किया, जो स्टार्टिंग में बोल रहा था मैं गलत चीज बोल रहा था। 0.1 प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0.1% है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/1000 है। तो 1/1000 इज द प्रोबेबिलिटी कि उस आदमी को डिजीज होगा। तो उस टाउन में अगर हम एक को सेलेक्ट करें, उसको डिजीज नहीं होगा, क्या प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/1000। भाई ये चीज को गलत बोला मैंने, प्लीज मेक श्योर दैट इस चीज को तुम लोग रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है? वो नहीं होगा, 0.1 प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0.1% है, थोड़ा ये अब दिमाग से निकलता है, ठीक है? तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे इवेंट क्या है, देखो कॉमन इवेंट क्या है। लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट। See, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? देखो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव इनका भी आ सकता है, इनका भी आ सकता है। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव जो है, डिजीज है तो आया, बहुत बढ़िया बात। डिजीज नहीं है और रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब गड़बड़ है कि नहीं? मतलब क्या फॉल्ट है? मतलब जैसे मान लो कोई किसी को डिजीज नहीं है और वो टेस्ट कराने गया और मान लो डायग्नोसिस टेस्ट बोल रहा है कि तुमको वो डिजीज है, मतलब ये सही नहीं है ना, है कि नहीं? टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव फॉल्स है ये, मतलब ये गलत रिजल्ट शो कर रहे हैं। वो जो लैब का ये जो टेस्ट है, इस पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अगर हम प्रोबेबिलिटी के तौर पे अगर हम कोई टेस्ट को देखें, तब तो गड़बड़ हो जाएगा आदमी के साथ, है कि नहीं? कि इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी कि वो जाओगे तुम्हारा टेस्ट सही आएगा, इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी की गलत आएगा, तब तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब हम लोग को एकदम श्योर होना पड़ेगा। टेस्ट का रिजल्ट के बाद तो श्योर होना पड़ेगा ना, टेस्ट रिजल्ट तो एक्यूरेट होना पड़ेगा। उस पर प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो आदमी चला जाएगा ऊपर, है कि नहीं? उस पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना लगाएंगे हम लोग टेस्ट रिजल्ट पे। तो याद रखना, यहाँ पे ध्यान देना एक बार, लेट ई बी द इवेंट दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। एक बात बताओ, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव अगर हमको पता है कि वो जो आदमी है उसको डिजीज था, मतलब ये सही है, मतलब ये वो आदमी है कि गया एक लैबोरेटरी में, टेस्ट कराया डिजीज के लिए और उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब वो लैब का जो रिजल्ट है उस पर हम रिलाई कर सकते हैं ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट परसेंट ऑफ द केस 99% होता है बताओ तो? देखो लिखा हुआ है, a laboratory test, blood test is 99% effective in detecting the certain disease when it is in fact present। आधा मत रीड करना, नहीं तो आधा रीड करोगे तो पता है क्या लगेगा कि 99% और 0.1% में कोई डिफरेंस ही नहीं लगेगा। क्योंकि होगा क्या, बहुत लोग क्या है कि इतना तक ही रीड करके छोड़ देगा। A laboratory blood test is 99% effective in detecting the certain disease और 0.1% of the population actually has the disease। अब कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ा, तो इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, तब जाके तुमको समझ में आए कि दोनों बातों में डिफरेंस क्या है। एक बोल रहे हैं कि टाउन में अगर हम किसी को सेलेक्ट करें तो इतना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिजीज होगा, और ये वाला क्या बोल रहे हैं कि जो है वो अगर मान लो उसको डिजीज है और वो अगर डायग्नोसिस के लिए गया तो उसका रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या, मतलब डायग्नोसिस का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब क्या, हम लोग उस डायग्नोसिस लैबोरेटरी के डायग्नोसिस पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है? इट इज 99%। लिखा हुआ है देखो, 99% इज इफेक्टिव कि तुम्हारा ब्लड रिजल्ट रिपोर्ट तुम जाओगे लेने के लिए और वो रिजल्ट सही होगा, पॉजिटिव होगा। तुमको जब डिजीज था और वो डिजीज था, तुमको बोला गया कि है डिजीज। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव अगर तुमको वो डिजीज नहीं था, मतलब वो लोग गया वहां पे जिनको वो डिजीज नहीं था और रिजल्ट क्या है पता है? पॉजिटिव, मतलब गलत है ये डायग्नोसिस। क्या परसेंट प्रोबेबिलिटी की डायग्नोसिस गलत है? हाउएवर, देखो लिखा हुआ है, however the test also yields a false positive result for 0.1% of the healthy person tested।
मतलब उनको जिनको बीमारी नहीं है उनको भी बताया जा रहा है कि बीमारी है, वो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5% मीन्स 5/1000। ऑलराइट, 0.5% मतलब ये मत सोच लेना कि 99% है तो ये 1%, मतलब आई मीन 1 - 99% हो जाएगा, नहीं। मतलब ये वो केस है जब डिजीज है और रिजल्ट पॉजिटिव है, ये वो केस है जब डिजीज नहीं है और रिजल्ट क्या बता रहा होता है, तो डायग्नोसिस रिजल्ट तब पॉजिटिव बता रहा है, तो वो तो 0.5%। अब लास्ट में हम लोग को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चीज का निकालना है? प्रोबेबिलिटी, वी न्यू दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव, वी न्यू, ये पता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज, बस फॉर्मूला लगा लो, आंसर है। ओके, एक बार इसको कॉपी करना। Now see everyone, if you have doubt in number 6, you can see here, okay? See, there are 3 coins. Let's say coin 1, coin 2, and coin 3. Now this is a coin where in both the face we have got both heads. इसमें दोनों heads है। इसमें 75% में head show करते हैं और इसमें fair coin, unbiased है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक कॉइन को चूज किया गया और टॉस किया गया और क्या मिल गया बताओ तो? So let even be the event that two-headed coin is chosen. E2 be the event that the coin having 75% head, coin getting is having 75% getting head. 75% shows head. 75% the chance shows head. और तीसरा क्या है? अनबायस्ड। Now what is the probability that coin 1, first coin is selected, E1, E2 and E3? It's all 1/3 because there are 3 coins, and if you select the first coin, probability will be 1/3. If you select second coin, its probability will be also 1/3. If you select the third coin, its probability value will be also 1/3 only. Now let E be the event that one head or two head, क्या बोला? It shows heads. It shows that the coin shows heads. Now probability that the coin shows heads, if it is known that the first coin was selected, okay? तो पहला coin अगर select किया गया था तो उसमें head आने का probability क्या होगा? 1 होगा। कैसे 1 होगा? क्योंकि 2 आउटकम है और 2 में दोनों का दोनों आउटकम हेड है, तो तुम टॉस करो, दैट विल बी 100% श्योर कि वो हमेशा हेड ही आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी विल बी 1। प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा कॉइन तुमने टॉस किया और हेड शो करेगा इफ इट इज नोन दैट इट वाज द सेकंड कॉइन। सेकंड कॉइन में कितना परसेंट चांस है कि वो हेड आएगा? 75%, मतलब 75/100। इफ यू रिड्यूस दिस यू विल गेट 3/4। प्रोबेबिलिटी की कॉइन हेड शो करेगा इफ इट इज नोन दैट इट इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ कॉइन, मतलब वो अनबायस्ड कॉइन। अगर अनबायस्ड कॉइन होगा तो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाफ हो जाएगा। इसके आगे तो पता है क्या करना, तुमको निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन? इट वाज अ टू हेडेड कॉइन, मतलब पहला वाला, and then the calculation part. Okay everyone, now read question number 10. Required probability will be E1 by E. Okay, I'm sorry. Now why it is E1 by E? एक बार read करो question. What is the probability that it was a two-headed coin? Now two-headed coin मतलब E1,
मतलब इवन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर हमको पता है, अगर हमको ऑलरेडी पता है कि उस कॉइन में क्या आया था बताओ तो हेड आया था, मतलब ये ऑलरेडी हमको पता है स्लैश ये। Everyone note down question number 10 if you have doubt. See, question is just note down क्या है question एक बार देखने पर ध्यान से. Suppose a girl throws a die. She throws a die. If she gets a 5 or 6, if she gets 5 or 6, then she tosses a coin 3 times. Then she tosses a coin how many times? 3 times. 3 times. Coin is tossed. Second case, if she gets either 1, 2, 3 or 4, then she tosses a coin once only. Coin is tossed once only. Clear? ये तो हो गया तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन, लेकिन अब देखो क्या बोला है, देखना एक बार. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4? तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे. Let even be the event that girl throws a die and she gets either 5 or. Let E2 be the event that she throws a die and gets either 1, 2, 3 or 4. What is the probability that of even this event even? It is 2 divided by 6, which is 1 by 3. What is the probability of E2? It is 4 by 6 or simply we can say 2 by 3. Actually 4 by 6 बोलो या direct 1 minus 1 by 3 बोलो, that is 2 by 3. It is same only. Now there is a common event that, देखो common event क्या है? If she obtained exactly one head, मतलब common event क्या है? Getting one head. Let E be the event of getting exactly one head. All right. So let E be the event of getting exactly one head. So probability of getting exactly one head. अगर हमें पता है कि उसका 5 या 6 आया था, probability of getting exactly one head, if we know that उसको या तो 1, 2, 3 और 4 मिला था. तो पहले मैं इससे स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट बता दूं, ध्यान देना एक बार. Listen here very carefully everyone. Suppose अगर मान लो मुझे अगर ये जानना हो कि how many words can be formed from the word apple. I repeat, how many different words can be formed by using all the letters of the word apple. अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो मुझे कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? 5 factorial by 2 factorial. Very good. It is 5 factorial divided by 2 factorial. Now why 5 factorial? Because 5 things can be arranged. Sorry, 5 things can be arranged to form how many different words, how many different arrangements? You have got total 5 letters and 5 letters are arranged to form how many total arrangement? 5p5. What is the value of 5p5? 5 factorial. इसमें repetition कितना का है बताओ तो? p 2 बार रिपीट करो तो मुझे 2 factorial से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. All right? तुमसे पूछा जाए कि अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि एक 2 हेड और 2 टेल को हम कितने तरीके से इससे हम अरेंजमेंट्स तैयार कर सकते हैं. Are you understanding what I'm saying? How many arrangements can be done if you have got 2 heads and 2 tails? You have got how many? What is the answer? 4 factorial. यहाँ पे 2 h रिपीट कर रहे हैं और 2 रिपीट कर रहे हैं, 2 t रिपीट कर रहे हैं. So मतलब 4 factorial by 2 factorial 2 factorial. Actually इससे फायदा क्या होगा देखो एक बार. अगर मान लो तुम कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हो, ठीक है? If you are tossing coin 4 times, you know that 4 times में सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 16. Everyone, do you agree? अगर मैं कॉइन को 4 बार टॉस करूं तो सैंपल स्पेस कितना होगा? If you toss coin 4 times, what is the sample space? 16. और 16 बार में अगर तुमको ये जानना हो कि कितने बार 16 बार में कितना ऐसा टाइम्स है, कितना ऐसा वेज है जिसमें 2 हेड और 2 टेल आएगा, तो तुमको इतना लिखने का जरूरत नहीं है. हेड हेड टेल टेल एक तरीका, फिर हेड टेल दूसरा तरीका, फिर टेल हेड तीसरा तरीका. ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. इसमें हम टाइम अपना वेस्ट क्यों करेंगे? हमको पता है कि मुझे 4 चीज को अरेंज करना है. 4 फैक्टोरियल, उसके अंदर 2h और 2t का रेपिटेशन है.
तो बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो मुझे इसका सीधा आंसर क्या मिल जाएगा 4 into 3 into 2 into 1 divided by 4 and the answer is how much 6. मतलब हम लोग कितने वे से इसको टोटल अरेंज कर सकते हैं 6 वे से. मतलब अगर मुझे ये जानना हो कि 16 वेज में से 2h और 2t 2h और 2t कितने वे से अकर कर रहे हैं तो सीधा आंसर क्या है 6 वेज. मतलब ये हो सकता है तुमको वो सारे सम्स में काम आ जाए जिसमें मान लो बहुत ज्यादा बार एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है. सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट ऑल दी आई मीन राइटिंग डाउन एंड देन काउंटिंग कि कितना हुआ, जिसमें ये भी हो सकता है कि तुम छोड़ भी सकते हो कि ऐसा कोई तुम्हारा वेज है जो तुमसे छूट जाए, है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे को अगर मानो 3-4 लिख लेगा तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि और कितना वेज है. सो द बेस्ट थिंग इज लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ आई मीन परम्यूटेशन, लेट्स यूज द कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कंप्लीट दिस पर्टिकुलर लॉजिक आई मीन कंसेप्ट का आंसर, राइट. कि यहाँ पे अगर मान लो 2h और 2t को मुझे अरेंज करना है तो कितने वे से मैं कर सकता हूँ 2t और 2h को हम 4 फैक्टोरियल वेज और इसके अंदर रिपीटेशन है 2h का और 2t का तुम डिवाइड करते हो. ऑलराइट, सो एग्जैक्टली सेम वे अगर तुमसे ये पूछा जाए probability of getting exactly one head if the first case had I mean like case had has occurred. Okay, first case had occurred मतलब क्या हुआ, मतलब या तो उस गर्ल को डाई थ्रो करने के बाद 5 मिला था या फिर 6 मिला था. अगर 5 और 6 मिला था तो उसने कॉइन कितना बार टॉस किया, तो अगर कॉइन उसने 3 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा 8 में कितना वेज है जहां पे एग्जैक्टली वन हेड आएगा बताओ तो. एग्जैक्टली वन हेड मतलब बाकी दोनों टेल, है कि नहीं. तो ये बहुत तरीके से कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. कितना हो गया आंसर, कितना हो गया 3 हुआ कि नहीं, तो डायरेक्ट 3 लिख दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड अगर ये वाला सिचुएशन हुआ था तो उस टाइम में तुमने कॉइन को एक ही बार टॉस किया था, एक बार टॉस करोगे तो उसमें सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 2 और उसमें गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड कितने वे से होगा एक ही वे से. ठीक है, सो अब आगे आंसर निकाल लो. क्या निकालना है, find the probability. What is the probability that shift q 1 2 3 or 4? Required probability equals to that shift q 1 2 3 or 4. If it is known that exactly one head, तो आंसर होगी. इसके बाद तो हो जाएगा. Now try example 21 from NCERT. Okay. Everyone write down. इसमें बहुत सारा अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, इसे मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ पीडीएफ, मैं एक बार डिक्टेट कर रहा हूँ, देखना एक बार. राइट डाउन एवरीवन. अ लेटर इज नोन टू हैव कम ईदर फ्रॉम टाटा नगर और फ्रॉम कैलकाटा. अ लेटर इज नोन टू हैव कम ईदर फ्रॉम a letter is known to have come from either from Tata Nagar or Bata Nagar. Okay, full stop. On the envelope, just two consecutive letters. On the envelope, just two consecutive letters. TA are visible. Okay, just TA are visible. What is the probability that the letters came from Tata Nagar? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. A letter is known to have come either from Tata Nagar or from Bata Nagar. Full stop. On the envelope, just two consecutive letters TA are visible. What is the probability that the letters came from Tata Nagar? Question mark. Start. I'm giving you 5 minutes time. Let me see who is the one who can complete. ये complete कर लिया मतलब हो गया बस probability. Sir. Now, everyone note down. देखो लेटर तुम्हारे घर में मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से लेटर दो ही जगह से आ सकते हैं. या तो लेटर टाटा नगर से आ सकते हैं या फिर लेटर बाटा नगर से आ सकते हैं.
इसमें बाटा नगर, ईटानगर ऐसे कुछ भी हो सकता है, कैलकाटा हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में लेकिन टाटा नगर होगा ही, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि लेटर तुम्हारे घर में जो आया है वो टाटा नगर का है या फिर बाटा नगर का है, दोनों का इक्वली लाइकली है, ठीक है। देखो ऐसा तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है ना कि ज्यादा चांस, मतलब 3 आउट ऑफ 4 लेटर कम्स फ्रॉम टाटा नगर, ऐसा तो लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या, दोनों ही इक्वली लाइकली है। लेट ई बी द इवेंट that TA is visible, लेकिन TA किसका है, टाटा नगर का TA है या बाटा नगर का TA है, अब देखो ध्यान, प्रोबेबिलिटी की है टाटा नगर का TA है, मतलब देखो तुम तो मन में देखो, सुनना यहाँ पे एक बार, सबको सुनना यहाँ पे, देखो जब तुम सोचेगा ना कि ये TA लिखा हुआ है, अब वो टाटा नगर का TA है या बाटा नगर का TA, तो तुम बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से, जब वहां टाटा नगर का, तुम अगर मान लो TA वहां से विजिबल है, तो तुम दोनों चीज तो एक बार में नहीं सोचेगा ना, तुम सोचेगा कि उससे पहले क्या लिखा है, देखिए ध्यान देना, इस तरह से तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी किस तरह से डेवलप होगा, TA विजिबल, अब तुम देखोगे, कोशिश करोगे TA के पहले दिख रहा है कि नहीं, TA ए दिख रहा है, अगर ए दिख रहा है, अब लो ये बाटा नगर का भी ये हो सकता है, अब ए के अगर ए मान लो थोड़ा बहुत विजिबल है, तो ए के पहले तुम टी दिख रहा है, तो लग जाएगी चलो टाटा नगर का है, मतलब तुम इस तरह से दिमाग लगाया कि नहीं, दोनों तो मिक्स नहीं करेगा ना, तुम अगर मान लो टीए के पहले कुछ विजिबल नहीं है तो टीए के बाद में विजिबल है, तो तुम सोचेगा टीए के बाद एन है, अगर एन दिख रहा है तो अब पूरा इसके बाद तो पूरा का पूरा सारा सेम ही है, मतलब तुम कैसे सोचेगा, मतलब तुम्हारे माइंड में क्या रहेगा कि वो टीए टाटा नगर का टीए है या वो टीए बाटा नगर का टीए है, ऐसा तो नहीं होगा ना, बीए मतलब नगर, मतलब सब कुछ मिक्स तो नहीं कर दोगे ना, है कि नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, लाइक हम लोग या तो सोचेंगे कि वो जो टीए जो है वो या तो टाटा नगर का हो सकता है, या वो टीए तुमको पता है कि वो बाटा नगर का है और वो टीए उसका है, मतलब तुम ऐसे सोचोगे, ध्यान देना, तुम ऐसे सोचोगे कि वो जो टीए है वो टाटा नगर का है या वो जो टीए है वो बाटा नगर का है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम कितना सारा पेयर्स बना सकते हैं, दो दो का, बताओ तो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने सारे पेयर्स बना सकते हैं, तुम लोग इससे टीआर का भी तो बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, टाटा नगर जो लिखा होगा और वहां पे सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव लेटर जो लिखा होगा उसमें लेटर में, बाकी सब विजिबल नहीं है, तो वो 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स कैसे कैसे बना जा सकता है, टीए एटी टीए एएन एनए एजी जीए एआर, कितना हो गया टोटल यहाँ पे पेयर्स, 8 था ना, उस 8 में कितना बार टीए बताओ तो, टीए एटी टीए एएन एनए एजी जीए एआर, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में कितना बार टी है, तो टाटा नगर वाला अगर टी होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 2/8, और अगर वो बाटा नगर वाला टी होता तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 8 है, 8 बार में टाटा नगर में कितना बार टी आ सकता है, टी एक बार, तो 1/8। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, तुमको जानना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की, तुमको पता है कि टीए विजिबल था और तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि वो टाटा नगर का टीए, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस और न्यूमरेटर में आ जाएगा हाफ इनटू 2/8। ऑलराइट, समझ में आया तो सबको को?